नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जिस विषय पर पूरा 2025 का जो साल है वो पूरा का पूरा समर्पित है। जिस विषय का उद्देश्य है एक सबके लिए, सब एक के लिए, इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन रहा है, जो हमारा ग्रामीण अर्थतंत्र है उसको मजबूत कर रहा है, और जो भारत की आत्मा है, जो कृषि है, और जो भारत का शरीर है, जो हमारे किसान हैं, उनका जो आर्थिक स्तर है उसको उन्नत कर रहा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका संकल्प है सहकार से समृद्धि की ओर। आप समझ गए होंगे आज हम सहकारिता पर बात करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को समर्पित किया गया है और जिसका लक्ष्य है, जिसका संकल्प है सहकार से समृद्धि। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में सूरजभान सिंह जी आमेरा जी मौजूद हैं। आप सहायक महाप्रबंधक हैं राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक के। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के। आप सहकारिता आंदोलन से वर्षों से जुड़े हुए हैं और कर्मचारियों के हित में सहकारिता से नवाचार करने का कोई भी मुद्दा हो तो आप उसे बड़ी प्रखरता के साथ में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। सूरजभान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप नंदिता राठौड़ जी हैं और आप करीबन पिछले 15 साल से सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रही है। नंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नंदिता जी के बाद में आज के हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आप मधु शर्मा जी हैं। आप राज्य प्रमुख हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड से। आप करीबन 13 साल से सहकारिता के इसी क्षेत्र में लगातार उत्कृष्टता के साथ नवाचारों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर के दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव जो हुआ है उसमें शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। सहकार से समृद्धि को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए उनको सुन लेते हैं। विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है,
वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सहकारिता का बोलाबाल है और एक निम्न स्तर से लेकर हाई स्तर तक सहकारिता का बहुत जबरदस्त बोलाबाला है। आम किसान, युवा, सबको लाभ मिल रहा है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और आज अगर हम मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। महिलाओं को बहुत ही सम्मान के साथ और उनका जो भी है उनको सम्मान दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए कि हर बड़े बड़े पदों पर हमारी महिलाएं बैठाई जा रही हैं। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर के दादिया में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। सहकार से समृद्धि पर आधारित इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जो सहकारिता का 1923 से जो सफर शुरू हुआ है, 2023 में उन्होंने 100 साल सहकारिता का सफर पूरा किया है हमारे देश ने। लेकिन 100 साल का जो सफर है वो तो पूरा किया है, लेकिन आने वाले जो 100 साल है वो भी सहकारिता को ही समर्पित रहने वाले हैं। चलिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे एक खास मेहमान मौजूद है। मैं परिचय उनका आपसे करवा चुका हूं। सूरज भान जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। 1923 से सहकारिता का सफर शुरू हुआ है, 2023 में हमने 100 साल पूरे किए हैं। अगले 100 साल भी सहकारिता के नाम रहने वाले। अब तक जो सहकारिता का सफर रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने दादिया में कल हुए कार्यक्रम का संदर्भ लिया, तो सबसे पहले तो कल जो राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के ग्राम दादिया में हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान और प्रगतिशील मेहनती सहकारिता मंत्री श्रीमान गौतम दत्त जी के प्रयासों से और नेतृत्व और दूरदर्शिता से बहुत सी ऐतिहासिक आयोजन, एक सफल आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कोई राजनीतिक भीड़ नहीं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग, सहकारजन, सहकार कर्मी और सहकारिता में जो अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, वो प्रदेश के 29 जिलों के कोने कोने से भारी संख्या में आए। बहुत ही भव्य और सफल शानदार आयोजन हुआ। उसके लिए मैं सर्वप्रथम राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम जी को बधाई देना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक आयोजन हुआ जो मैंने मेरे 37 वर्षों में नहीं देखा। जहां तक विगत 100 वर्ष की बात और आगामी 100 वर्ष की बात, विगत 100 वर्ष में भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम हुआ, लेकिन समय के साथ जो आवश्यकताएं पारदर्शिता के रूप में, तकनीकीकरण के रूप में, गतिविधियों के रूप में, आर्थिक समृद्धि के रूप में जो आगामी उम्मीदें और आशाएं हैं, उन पर अब विचार करते हुए आगामी 100 साल कैसे सहकारिता के लिए बहुत ही उत्कृष्ट हों, उस पर 61 नए नवाचार लागू करते हुए, जहां तक पारदर्शिता के लिए राजस्थान की ही नहीं भारतवर्ष की सभी पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। आज तक सहकारी पैक्स और सहकारी आंदोलन पर यही सबसे बड़ा लांछन के रूप में लगाया जाता है कि वहां पारदर्शिता नहीं है और अनियमितता ज्यादा होती है, तो उसको समाप्त करने के लिए कंप्यूटराइजेशन, ये जो नवाचार किए गए इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके पास में फिर लौट कर आएंगे। लेकिन मधु जी, जो 100 साल का सफर तय किया है सहकारिता का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में आप देखेंगे सहकारिता में सहकार समितियों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें जैसे कि पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, एफपीओ है, पैक्स हैं,
पूरे भारत में लगभग 45,000 पैक्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें कि एनसीसीएफ की खुद का जो पोर्टल है ई समृद्धि, उसमें 25,000 के लगभग 25,000 पैक्स रजिस्टर्ड हैं। जैसे उसके साथ साथ एफपीओ एंड एफपीसीबी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं। वो सहकार से समृद्धि का ही एक मुहिम चलाया गया है ताकि उनको सशक्त बना के, जैसा कि लोन देना पैक्स के थ्रू, एफपीओस के थ्रू, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, ताकि किसान को बैंक तक ना जाना पड़े। उन्हीं के पास में उनके गांव में उनको ज़्यादा दूरी तय ना करनी पड़े। इसीलिए जो सहकार से समृद्धि में ये जो मतलब सहकार आपके द्वार, सहकार इस हम तरीके से इसी भावना को घर घर जाकर उसको सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। सहकार खुद हर द्वार तक पहुंचेगा। जी, जी। बिल्कुल नंदिता जी, एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत का पालन करने वाले सहकारिता को करीबन 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप इस सफर को किस तरीके से देखते हैं? सर, ये सफर कहा जाए तो ये एक आंदोलन है, सहकारिता एक आंदोलन है, और उस आंदोलन की शुरुआत अगर अपन 100 वर्ष पूरे भी कर चुके हैं तो ये आंदोलन है, ये सतत रूप से चलता रहेगा जब तक कि हम पूरी तरह से विकसित ना हो जाएं। सशक्त भारत की ओर बढ़ते अगर जो हमारे कदम हैं तो वो तभी सफल हो सकते हैं जब ग्रास रूट लेवल पे हम कृषक हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इन सबको साथ लेके चलें। और सहकारिता से बड़ा इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सहकारिता से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सूरजभान जी, जैसा कि नंदिता जी ने बताया, सहकारिता एक आंदोलन है, सहकारिता एक संस्कार भी है, क्या कहना चाहिए? सहकारिता एक संस्कार है, सहकारिता एक जीवन शैली है, सहकारिता एक मनोदशा है, सहकारिता एक जीवन व्यवहार है। तो सहकारिता आपके जन्म से लेकर और मृत्यु तक आपके जीवन दिनचर्या में सहकारिता का भाव होना बहुत जरूरी है। सहकारिता से जब समृद्धि के दर्शन की बात की जा रही है तो उसके पीछे भावार्थ यही है कि हम सब जब आपस में मिलकर एक सबके लिए और सब एक के लिए मिलकर सहकारिता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर जब अपनी सारी गतिविधियों को संचालित करेंगे, जैसे 61 तरह की नई गतिविधियां दी गई है, तो उससे सबका विकास होगा। जब ग्रामीण स्तर पर मूल रूप से किसान का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा, तो भारत का भी विकास होगा। भारत का विकास का मूल मंत्र सहकारिता में जो देखा जा रहा है वो बात सार्थक और प्रभावी है। तो सहकारिता समृद्धि का बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, जिसके माध्यम से विकसित भारत के राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, विकसित भारत का जो सपना पूरा करना है तो सहकारिता के मार्ग से होकर गुजरता है। बिल्कुल, मधु जी आप बता रहे थे कि एनसीसीएफ, जिनकी आप स्टेट हेड हैं, इसका क्या कुछ राज्य में क्या कुछ योगदान है, और राष्ट्रीय स्तर पर बात करी जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एनसीसीएफ की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, एनसीसीएफ जो है, मैं पहला थोड़ा उसका आपको प्रोफाइल बता देती हूँ। एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है और इसकी 29 ब्रांचें पूरे भारत में हैं और राजस्थान में जयपुर में इसकी ब्रांच है सहकार भवन में। और हम लोग 29 ब्रांचों में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट लेवल पे, स्टेट में जो हमारी ब्रांचेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें जैसा कि अभी पीएसएस है, पीएसएस एमएसपी पर हम खरीद करते हैं किसानों से। जैसा कि अभी राजस्थान में एनसीसीएफ ने गेहूं खरीद कराया। राजस्थान को जो टारगेट मिला था गेहूं खरीद में, वो कोई 20 लाख मैट्रिक टन का मिला था, जिसमें कि उन्होंने 21 लाख मैट्रिक टन का टारगेट अचीव किया। और एनसीसीएफ ने 719 करोड़ डीबीटी के थ्रू किसानों को पेमेंट ट्रांसफ़र किया उनके अकाउंट में। लगभग 60% का एनसीसीएफ का भी योगदान है पीएसएस में, जो कि सहकार से समृद्धि के अंडर आता है। ऐसे ही हम लोग पीएसएस में दलहन तिलहन में
हम लोगों ने कार्य किया, जिसमें 224 सेंटर्स हम लोगों को मिले थे। इसमें भी हम लोगों ने हमारी जो स्टेट लेवल एजेंसी है राजफेड, उसके थ्रू दलहन तिलहन में चना खरीद और सरसों खरीद किया किसानों से। मतलब किसान और कृषि का जो जुड़ाव है, उनको उनका जो अर्थतंत्र में जो मुख्य भूमिका निभा रहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मार्केटिंग, विपणन, उसको आप मजबूती से जी हम एक बीच में मीडिएटर लाइक मीडिएटर्स की तरह हम लोग उनके पास जाकर उनको बताना स्कीम्स के बारे में, उनको जागरूक करना कि आपको पोर्टल पे आना है, पोर्टल पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने हैं, किस तरीके से अगर कोई समस्या आती है तो हर स्टेट में हम लोगों की एजेंसीज हैं, हमारे कार्यरत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ जाके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आके हमारे पोर्टल से जुड़ेंगे तो वो पीएसएस के अंडर जैसे गेहूं खरीद और दलहन तिलहन हुआ है, ऐसे ही आगे हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए काफी मुहिम चलाते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय स्तर के बाद में अगर राज्य स्तर की बात करी जाए तो नंदिता जी, राज्य स्तर पर जो हमारा सहकारिता विभाग है, जहां से आप आती हैं और जहां आप लगातार पिछले 15 साल से कार्य कर रही हैं, राज्य स्तर पर सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ विशेष कार्य किए जा रहे हैं? सर, राज्य स्तर पे विशेष कार्य जैसे डेयरी के क्षेत्र में अलग से किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह, जो राजीविका के जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी हम सहकारिता विभाग के अंतर्गत रजिस्टर करते हुए उनको भी ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं बैंकों के माध्यम से। उसके अलावा जैसे विपणन समितियां हैं, केवीएसएस जो है जी, तो केवीएसएस के माध्यम से मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होती है। उसके अलावा खाद बीज वगैरह है, वो एक अच्छी उच्च कोटि का और निम्न दरों पे वो उपलब्ध करवाते हैं। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव है जिसके अंतर्गत हम जैसे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और न्यूनतम दरों पे उपलब्ध, मतलब न्यूनतम कह लीजिए या एक जस्टिफाइंग जो प्राइस है उन पे हम उपलब्ध करवाते हैं। जी बिल्कुल, और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सूरजभान जी, 2021 में सहकारिता मंत्रालय बना जिसके पहले मंत्री अमित शाह जी बने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 1923 से सहकारिता का सफर शुरू किया, लेकिन जो मंत्रालय है, सहकारिता की जो विशिष्टता है, जो महत्वता है, वो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उन्होंने जानी। वैसे सहकारिता राज्य सूची का विषय है जी। सहकारिता न केंद्र सूची का विषय है न समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकार में भारत सरकार ने पहली बार अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और मोदी जी का जो सहकारिता के प्रति लक्ष्य और उद्देश्य रहा होगा, उसको देखते उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी को दी, जो अपने राजनीतिक जीवन से और अपने प्रारंभिक कैरियर से सहकारिता से पूरी तरह से जुड़े हुए रहे। उन्होंने अपना सहकारिता से ही राजनीतिक सफर शुरू किया, पैक्स में अध्यक्ष रहे, केंद्रीय सहकारी बैंक में अध्यक्ष रहे और अभी बहुत समय पहले गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष रहे, और वो परिणाम सामने दिख भी रहे हैं। तो जो ही सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया, आज पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सहकारिता की गूंज सब तरफ दिखाई दे रही। सहकारिता के नवाचार, सहकारिता को लेकर किस तरह कार्य किया जा सकता है, सहकारिता को कैसे प्राथमिकता दी जा रही है, सहकारिता पर किस तरह राज्य सरकारों को प्राथमिकता के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, किस तरह समय समय पर केंद्र सरकार के अधिकारी सभी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समयबद्ध वीसी करते हैं, समीक्षा करते हैं प्रगति की। तो नया केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के परिणाम साफ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले पैक्स जो सहकारिता की रीढ़ की हड्डी है, सहकारिता की नींव है, वो बहुत परंपरागत रूप से बहुत सामान्य व्यवसाय के रूप में फसली ऋण देती थी या कई खाद बीज और पेस्टिसाइड का काम करती थी। आज जब पैक्स को ये कहा जा रहा है कि आप इन परंपरागत व्यवसाय से बाहर निकलकर 61 तरह के नवाचार करके अपने आप को एक कॉर्पोरेट यूनिट के रूप में, कॉमर्शियल यूनिट के रूप में, लिबरल हो गई है, कॉमर्शियल यूनिट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, तो ये नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद के ही परिणाम है। आज जब पूरी पैक्स को अखिल भारतीय स्तर पर कंप्यूटराइज की जाने की बात की जा रही है, आज जब अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा फोरम तैयार किया गया कि कंप्यूटराइज डाटा, पूरे देश की सहकारी समितियों का डाटा एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये नए सहकारिता मंत्रालय के ही परिणाम है जो सामने दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सुखद परिणाम सामने दिखाई भी दे रहे हैं। नंदिता जी, कल जब अमित शाह जी ने दौरा किया था तो उन्होंने कहा कि राजस्थान जो है वो पूरे देश में 5 शीर्ष राज्यों में आ गया है सहकारिता के क्षेत्र में।
जो हर राजस्थानी को तो खैर गौरवान्वित करती है। जब समग्र भारत को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाते हैं तब राज्य का भी उतना ही योगदान रहता है। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। आज के अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो साउथ जो है अपना दक्षिणी भारत है, वहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और बहुत अच्छी सोसाइटी है। मुझे भी एक बार मौका मिला था, एक वारणा नगर करके सोसाइटी है, वहाँ मैंने विजिट किया था। तो वहाँ ऐसा लगता है कि वो एक सहकार ग्राम है। तो उसकी तर्ज पे मुझे लगता था कभी कि राजस्थान में क्या इस तरह का कभी कुछ हो सकता है, लेकिन तब से लेके अब तक जो समझ आ रहा है कि मंत्रालय बनने के बाद में जो तो फर्क लग रहा है कि वाकई में बहुत मायनों में राजस्थान काफी अच्छे तरीके से सहकारिता को साथ लेते हुए लोगों को आगे विकसित करने में योगदान दे रहा है और आगे भी इस तरह से होता रहेगा। बिल्कुल, राजस्थान क्या हम जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान की सहकारिता की अगर बात करी जाए तो राजस्थान में 41,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं और 1,10,00,000 से ज्यादा लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और अब तक 976 नए एमपेक्स का गठन हो चुका है। सूरजभान जी, जैसा कल केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में 8,50,000 सहकारी समितियां हैं और 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं, वैसे ही राजस्थान के अंदर हर 5वां व्यक्ति सहकारी समिति से, सहकारी कारोबार से, सहकारी योजना से, सहकारी प्रकल्प से किसी न किसी रूप में सीधा जुड़ा हुआ है और उसका लाभ ले रहा है। नई सहकारी समितियों के गठन के बारे में भी कल केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2 लाख नई एमपैक्स समितियों का गठन करना है। 40,000 समितियों का गठन किया जा चुका है। उसी फॉलोअप में, उसी कार्य रूप को परिणित करते हुए राजस्थान के अंदर भी नई सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। नई सहकारी समितियों को नए कारोबार के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि नई सहकारी समितियों का गठन किए जाने के साथ हम इस बात पर भी विचार करें कि नई सहकारी समिति गठन होने के साथ वो आर्थिक रूप से कितनी वाइबल होगी, कितनी सक्षम होगी, कितने ऋणी सदस्य किसान उसके साथ जुड़ेंगे जिससे उसका ऋण कारोबार बढ़ेगा, फैलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 2 नई समितियों का गठन करके जो पहले से एक नई समिति काम कर रही थी और दोनों ही समितियां कहीं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, इस बात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। नई सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, हर ग्राम पंचायत पर नई सहकारी समिति गठन की जाए, ऐसा लक्ष्य सरकार का है। तो नई सहकारी समितियों का काफी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। नई सहकारी समितियों का गठन होगा तो अधिक से अधिक लोग सहकारी समितियों से जुड़ेंगे। तो आज हम जब कह रहे हैं कि हर 5वां व्यक्ति सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, तो शायद हो सकता है कि वो दिन आए जब हम कहें कि हर राजस्थानी, हर भारतीय, हर नागरिक, हर भारतवासी सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है और सहकार जन है, सहकार व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 90% से ज्यादा किसान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता से जुड़े हुए हैं। मधु जी, एक वक्त था जब सहकार जो शब्द था वो इतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए, जैसा कि सूरजभान जी ने बताया कि 2021 से जब से सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन हुआ है, पूरे देश का परिदृश्य ही बदल गया है। क्या लगता है आपको, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर आपकी क्या कुछ अनुभव रहे? जी, मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं एनसीसीएफ से 2012 से जुड़ी हुई हूँ और उस टाइम आज से 10-12 साल पहले इतना सहकारिता, हालांकि सहकारिता मंत्रालय नहीं था उस टाइम। 26 जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बना। उसके बाद काफ़ी सारी स्कीम्स के साथ हम लोग जुड़े, जिसमें क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को मीडिया के थ्रू हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया ताकि किसान हम लोगों से जुड़ें, जिसमें एफपीसी, एफपीओ और पैक्स उनको मीडिया के थ्रू और हम लोगों ने पोर्टल के थ्रू उनको कॉन्टेक्ट्स किए, उनको बार कोड्स वगैरह दे के वो लोग हमारे मीडिया का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि हम लोग जो किसान हज़ारों 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर बैठा हुआ है, उसको हम लोग सिर्फ मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते थे। तो सबसे पहला मुझे याद है 2021 में जब ये मंत्रालय बना तो इसमें काफ़ी स्कीम्स थी, जिसमें सबसे पहले पैक्स एंड एफपीओज एंड समितियों को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए हम लोग कैंप करते हैं। पहले भी करते थे, अभी ज़्यादा हो गया है। जो पहले नहीं होता था, 2021 से पहले इतनी समितियां कहाँ पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अब किसान घर पे बैठ के रजिस्टर कर सकता है। अगर वो प्रिक्योरमेंट सेंटर पे जाता है तो वहाँ पे हम लोगों के बार कोड्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो
वहीं से स्कैन करके अपने फ़ोन से और या फिर किसी कर्मचारी के थ्रू और अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। काफ़ी सारी समृद्धियाँ हैं जिसमें जैसे कि महिलाएं भी इसमें जुड़ी हैं आके, जो 2021 से पहले इतनी महिलाएं कृषि में आगे नहीं आई हैं। उन लोगों ने नई नई सोसाइटी बनाई है, जो कि कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, कोई पैक्स के थ्रू आए हैं, कोई एफपीओ में आए हैं, अलग अलग तरीके के वो कार्य करती हैं। जी, कुल मिलाकर समाज के विकास जी, मधु जी की बात में मैं ये ऐड करना चाहूंगा। जी। आपने कहा कि पहले सहकारिता का क्या प्रचार प्रसार था और अब क्या प्रचार प्रसार हुआ है। बिल्कुल। तो हम आज के 10 वर्ष पूर्व भी अगर जाते हैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत ग्रामीण अनुभव है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। जो राजनीति चुनाव लड़ने में सहकारिता की रुचि रखता था या जो अपने मतदाता तैयार करने के लिए रुचि रखता था, वहां तक लोगों को मोटिवेट कर कोऑपरेटिव का मेंबर बनाना, या ज्यादा से ज्यादा किसान ये समझता था कि कोऑपरेटिव से एक लोन मिलता है, और जब लोन वितरण शुरू होता था तो गांव में एक शब्दावली प्रयोग की जाती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आई है, मतलब कोऑपरेटिव लोन मिलना शुरू हो गया है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति भी जिसका सहकारिता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो नई पीढ़ी का बच्चा है या नई पीढ़ी का हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, वो भी सहकारिता के शब्द से वाकिफ हो गया है, वो भी सहकारिता पर चर्चा कर रहा है। और जो कल इतना बड़ा भव्य कुंभ का मेला दादिया में आयोजित किया गया, उसका ही ये सुखद परिणाम है, नए सहकारिता मंत्रालय का सुखद परिणाम है कि आज हर व्यक्ति सहकारिता पर चर्चा कर रहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा, मैं 37 साल से ट्रेड यूनियन कर रहा हूं, जब मैं कोऑपरेटिव के ऊपर मीडिया पर्संस के साथ बात करता था या सहकारिता के प्रेस रिपोर्टर जो कोऑपरेटिव को कवर करते थे, तो मैं ये महसूस करता था कि सहकारिता के बारे में वो जानकारी जो अपेक्षित थी वो उन लोगों को भी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल। लोग कोऑपरेटिव के बारे में बहुत सामान्य ज्ञान रखते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक रोचक प्रसंग यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान के एक बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जब उनको एक कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक लगाया गया और एक ट्रेड यूनियन नेता के नाते जब शिष्टाचार भेंट करने में उनसे गया, तो वो खुद मेरे साथ इस बात को शेयर कर रहे थे कि जब सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि मुझे कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक लगा दिया गया है, तो मैंने 10 जगह फोन करके पूछा कि ये कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है, मुझे कहां लगा दिया गया है। तो यह स्थिति थी सहकारिता के बारे में। जब से अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने हैं राजस्थान में, साथ साथ हमारे गौतम दत्त जी सहकारिता मंत्री बने हैं, आज गांव के किसी भी व्यक्ति से आप सहकारिता पर बात करो, आज जयपुर महानगर में किसी भी व्यक्ति से सहकारिता पर बात करो तो वो सहकारिता पर आपसे सार्थक वार्ता करता हुआ नजर आता है। सहकारिता शब्द से पूरी तरह भली भांति और परिचित हो गया है। मैं कोऑपरेटिव में सर्विस करता हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोऑपरेटिव में सर्विस करते हैं। नंदिता जी भी हमारी कोऑपरेटिव में सर्विस करती है, मधु जी भी कोऑपरेटिव में सर्विस करती है, लेकिन हमारे अपने घर परिवार के लोग बहुत से ऐसे हैं जो सहकारिता से उस रूप में जुड़े हुए नहीं है, परिचित नहीं है। बिल्कुल, आपने सही बताया। लोकतांत्रिक, समावेशी और न्याय संगत समाज का अगर हमें निर्माण करना है तो उसमें सहकारिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नंदिता जी, जैसा कि मधु जी ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि महिला सशक्तिकरण में जो सहकारिता है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपको क्या लगता है, अगर राजस्थान की बात करी जाए तो महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है तो सहकारिता किस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है उसको उन्नत बनाने में किस तरीके से अपना योगदान निभा रही है? देखिए, महिलाएं इस तरह से योगदान निभा रही है कि जो ग्रास रूट लेवल पे या छोटी छोटी महिला समितियां बन रही हैं, वो समितियां ऋण लेकर के अपने व्यवसाय कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। वो समावेशी विकास के लिए हमेशा जरूरी होता है कि महिला भी, क्योंकि वो 50% है पॉपुलेशन। सहकारिता विभाग के सर्वोच्च पद को भी 2 महिलाएं सुशोभित कर रही है। बिल्कुल, अभी एट प्रेजेंट। बिल्कुल सही। तो उस तरीके से किस तरीके से राजस्थान में जो महिलाओं की स्थिति है वो सहकारिता के बारे में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला? चर्चा में भी दोनों सम्मानीय महिला सहकारिता को रिप्रेजेंट। मैं इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगी। जब ये गेहूं खरीद स्टार्ट हुआ था तो मेरा दौरा हनुमानगढ़ में, क्योंकि राजस्थान में जो गेहूं खरीद होती है लगभग 70% हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होती है। उसमें मैंने काफ़ी महिलाओं को देखा जो किसान हैं, वो हम लोगों से जुड़ी हैं। एफपीओ के थ्रू उन लोगों ने हमारे साथ प्रिक्योरमेंट किया और काफ़ी आगे आके उन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा भी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती थी कोई प्रिक्योरमेंट में, कुछ भी वो कुछ समस्या उनको होती थी तो वो खुद कॉल भी करते थे। अभी सहकार से समृद्धि में महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं। उनको सरकार खुद लोन भी दे रही है, जैसे कि पैक्स है, पैक्स के थ्रू वो लोन भी ले सकते हैं। जो महिला किसान हैं
उनको स्कीम्स की जानकारी भी है, वो पोर्टल पे जाके पढ़ भी सकती है। अगर कोई महिला पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, तो वो पोर्टल पे जाके पूरी स्कीम की जानकारी लेके हमारे ऑफिस तक आती है और अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है, तो स्कीम के बारे में भी पूछती है। तो सहकार से समृद्धि का काफ़ी लाभ महिलाओं को भी दिया जा रहा है और NCCF भी चाहती है कि इस जो हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है कि महिलाएं हमारे साथ जुड़े आके, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ये सहकार से समृद्धि बहुत सशक्त है। सर उसी में एक और एड ऑन करना चाहूंगी, महिला सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं भी चल रही है। जैसे जो जयपुर डेयरी है हमारी, उनके 100 वर्ष पूरी होने पे उन्होंने एक लाडो योजना चलाई है। उसमें लाडो को मतलब 18 वर्ष की जब बेटी होगी, अगर उनके पिता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में रजिस्टर्ड हैं, सदस्य हैं वहाँ के, तो उनको 1 लाख रुपए उनकी शादी पे दिया जाएगा। उसके अलावा एक और योजना है मायरा योजना, तो बच्चियों की जब शादी होती है तो मायरे के तौर पे 21,000 रुपए और उनके माता पिता के लिए उनको वस्त्र भी भेंट किए जाते हैं। तो ये एक तरह से उनको मतलब उत्साहित करने के लिए और उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है इस तरह की योजनाएं। और आज के टाइम में जैसे कल मिलेट्स के जो स्टोर्स है उनका उद्घाटन हुआ है, तो वो मोस्टली महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। कल प्रदर्शनी में लगी हुई थी, हम भी जाके चेक करके आए थे, देखा था हमने भी। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुकीज, बाजरा और अलग से जो जो अपने मिलेट्स होते हैं ज्वार की, तो ये बहुत हाइजेनिक तरीके से वो महिलाएं आगे बढ़ रही है, इस काम को कर रही है। बिल्कुल आगे बढ़ रही है। तो वो सहकारिता का ही एक रूप है। बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पर भी बात करेंगे, लेकिन सूरजभान जी आप कुछ कह रहे थे। राज्य सरकार ने निर्णय लेके एक्सक्लूसिवली महिला सहकारी समितियों का गठन का भी निर्णय लिया है। जो महिला सहकारी समितियां होगी, महिला स्वयं सहायता समूह को बहुत अच्छी समुचित मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राजीव का जो योजना है उसके अंदर महिलाओं को ही सहकारिता के माध्यम से आर्थिक संबल और आर्थिक समृद्ध बनाए जाने की बात की जा रही है। और महिला विकास बैंक का भी राज्य सरकार ने गठन किया है। तो ये महिलाओं को किस तरह सहकारिता से जोड़ा जाए। और नंदिता जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक खाद्य सामग्री के रूप में जितने भी प्रोडक्ट्स के रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है, चाहे वो मंगोड़ी हो, चावल हो, पापड़ हो या मिलेट्स हो, ये सब के सब उत्पाद महिलाओं के द्वारा ही पाकिस्तान के अंदर लाए हैं और महिलाएं बहुत आर्थिक रूप से सक्षम और संबल हुई है। बिल्कुल ये सुखद भारत की तस्वीर है। मधु जी, महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वरोजगार। आपको लगता है कि सहकारिता ग्राम स्वरोजगार का जो सपना है उसको साकार करने में पूरी तरीके से सक्षम रही है अब तक? बिल्कुल। ग्राम सहकार से समृद्धि वहीं से स्टार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से। किसान वहीं से है, ग्राम से। पंचायतें ब्लॉक लेवल से, पैक्स, FPO समितियां, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब ग्राम से ही स्टार्ट होता है। किसानों से हम लोग ग्राम से ही जुड़ते हैं। सहकार से समृद्धि में हम लोग मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने ग्राम को ग्राउंड लेवल से काफ़ी आगे ले जाकर जो समितियों से जोड़ा है, काफ़ी सुविधाएं दी हैं, जो स्कीम्स दी हैं, वो उनको ध्यान में रख के ही जब हमारा ग्राम आगे जाएगा तो हमारा भारत विकसित होगा। तो उसमें काफी इसकी योगदान है सहकार से समृद्धि में। जी बिल्कुल, भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है और इसीलिए हर जो योजना है वो गांवों से शुरू करते हैं। जब जड़ें मजबूत होगी तो वृक्ष तो मजबूत होना ही है। नंदिता जी, क्या लगता है आपको, एक किसान और सरकार के बीच में एक सेतु की जरूरत रहती है? बिल्कुल सेतु की जरूरत है। क्या सहकारिता वो सेतु है? सहकारिता वो सेतु है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे किसान सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है, हम उनको उत्पादक मानते हैं। तो उनको उसके लिए एक ऋण की जरूरत पड़ेगी, तो सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध है। कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद हो रही है वो किसानों के माध्यम से। तो देखा जाए तो ग्रास रूट पे किसान और उसके बाद में अपना जो एक ढांचा है, कहीं पे त्रिस्तरीय ढांचा है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में अगर लघु और सीमांत लोनिंग की बात किया जाए तो केंद्रीय सहकारी बैंक है। दीर्घकालीन लोन के लिए PLDB भूमि विकास बैंक बने हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो इस तरह से एक सेतु का काम कर रहे हैं और सेतु के माध्यम से ही अंतिम व्यक्ति तक हम आवश्यकता के अनुसार हम भी पहुंच सकते हैं और उनको इस योजनाओं के लाभ पहुंचा सकते हैं। जी सूरजभान जी, किस तरीके से सहकारी समिति से जुड़े या किस तरीके से सहकारी समिति का गठन करें, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से, उसका क्या कुछ रहेगा? अगर किसी को गांव का कोई रहवासी है और उसको सहकारी समिति से जोड़ना है
हर राज्य में सहकारिता विभाग होता है जी। और सहकारिता विभाग के राज्य मुखिया के रूप में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अधिकारी के रूप में होते हैं। उन्हीं के विभाग के अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जो सहकारी संस्थाओं का समितियों के रजिस्ट्रेशन के दायित्व का और कार्य का निर्वहन करता है। तो सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन की एक विधायी प्रक्रिया और कार्रवाई है, जिसमें जो किसान कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं, जिनके पास सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर खुद के नाम से कृषि भूमि है, वो जो सहकारी समिति ऑलरेडी काम कर रही है उससे जुड़ सकते हैं। और अगर नई सहकारी समिति का गठन हो रहा है तो सहकारी समिति का गठन ऋणी या कृषक किसानों के माध्यम से ही किया जाता है, जब वो किसान सहकारी विभाग के माध्यम से उस समिति का पंजीयन कराकर। अब सरकार ने नई समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों की संख्या को भी घटाकर बहुत सीमित कर दिया है, शेयर कैपिटल को भी घटाकर बहुत सीमित कर दिया है, कि सरकार चाहते हैं कि बहुत आसान तरीके से, बिना किसी जटिलता के, बिना किसी नियमों की विसंगतियों के, किसान और सामान्य आदमी आसानी से सहकारी समिति का गठन कर ले। तो सहकारी विभाग में पंजीयन कराकर ही सहकारी समिति का गठन किया जाता है। फिर सहकारी समिति के अपने बायलाज होते हैं, उन बायलाज के द्वारा उनके मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है, जिसे हम बोर्ड कहते हैं, जिस बोर्ड के अंदर वो अपने डायरेक्टर्स का चयन करते हैं। डायरेक्टर्स में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ नामी सदस्य बनते हैं। तो इस प्रकार सहकारी समिति का गठन किया जाकर उस सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले किसानों को, सदस्यों को, ऋणी किसानों को उस समिति की और विभाग की सारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। जी बिल्कुल, और भी आपसे जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी केसीसी किस तरीके से लिया जाता है और बैंक किस तरीके से इन किसानों की सहायता करता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन मधु जी, जैसा कि विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण क्षमता है वो एनसीसीएफ के द्वारा विकसित की जा रही है, ये क्या कुछ है, ये आपसे समझते हैं। जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोर, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना जो है वो, उसमें एनसीसीएफ का काफ़ी योगदान है। ये 24 फरवरी 1924 को हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें एनसीसीएफ ने राजस्थान में अभी KVSS और GSS और पैक्स के द्वारा हम लोगों ने 39 वेयर हाउसेज उनके थ्रू हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने रजिस्टर्ड जो हमारे पैक्स है राजस्थान में, उनके थ्रू हमारे जो संभाग हैं, जैसे कि बीकानेर है, अजमेर है, कोटा है और जोधपुर है, जो वेयर हाउस वो लोग बना देंगे, वही KVSS जो खेती के अंदर प्रिक्योरमेंट करते हैं, खेती करते हैं, वो उनको एक आर्थिक एक समृद्धि भी होगी उसमें, उनको उसका रेंट मिलेगा जब वो बनके तैयार हो जाएगा। जो फसल तैयार होगी उसके बाद वो फसल उसी वेयर हाउस में रखी जाएगी। और ऐसा हम लोगों का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का हम लोग इस तरीके से भी प्लान कर रहे हैं कि जो वेयर हाउस बनेगा उसी के अंदर सेंटर भी उपलब्ध हो, ताकि किसानों को इजीली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें काफ़ी खर्चा आता है स्टेट लेवल पे एंड केंद्रीय सरकार का, वो काफ़ी बच जाएगा। उसमें गनी बैग्स होते हैं, जो बारदाना होता है, उसकी भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो जो वेयर हाउस ये वाला जो स्कीम है अन्न भंडारण वाला, ये बहुत अच्छा स्कीम है। जब आपके खेत के पास 10 किलोमीटर का हम लोग दायरा, हमने योजना जो बनाई है उसमें 10 किलोमीटर के अंदर वेयर हाउस बनेगा। 10 किलोमीटर कौन सा, कस्बे का, जिले जो का, या जैसे राज्य स्तर पर जो सेंटर दिए जाते हैं प्रिक्योरमेंट के, वहाँ पे जो प्रिक्योरमेंट का जो सेंटर है उसके 10 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर के अंदर होगा, जो कि अभी कोई 100 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है, जो कि किसानों को बहुत परेशानियां आती हैं। और अब किसान को हम लोग खुद जोड़ रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इस विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के साथ KVSS, GSS, पैक्स एंड सहकारी समितियों के साथ जुड़ के वो उनके घर में ही एक्चुअली वेयर हाउस होगा, जो कि उनको ये प्रॉब्लम्स जो सर ने बताया कि उनकी अनाज जैसे प्रिक्योर किया
और एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन वेयर हाउस नहीं है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, जैसे 100 किलोमीटर का है तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। तो सरकार का ये जो योजना है इसमें सबसे बड़ा यही लाभ देखकर उन्होंने इस योजना को बनाया है, किसान को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उसके द्वार तक आकर उसको सुविधाएं मिले। बिल्कुल, किसान को कहीं और भटकना नहीं पड़े, सहकार खुद उनके द्वार तक पहुंचेगा। नंदिता जी, जिस तरीके से मधु जी ने बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों का जो जीवन स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, उसको उन्नत करने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की बात करी जाए तो राज्य सरकार ऐसे क्या कुछ प्रयास कर रही है, जब जैसा कि सूरजपान जी ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ हो रहा है और आगामी जो नवाचार क्या कुछ किए जा रहे हैं? सर, अगर इसमें अन्न भंडारण से या गोदाम से अपन समझे तो जैसे राजस्थान सरकार का जो विभाग है, सहकारिता विभाग, उसके अंतर्गत एक प्रोसेसिंग भी एक अनुभाग है। तो प्रोसेसिंग के अंतर्गत भी राज्य सरकार भी कुछ अनाउंसमेंट करती है वो गोदाम निर्माण के लिए, और वो गोदाम पैक्स पे बनते हैं, काफ़ी पैक्स पे बन चुके थे पहले भी, और हर साल उसमें लगभग 100, 125, 150 इस तरह से अनाउंसमेंट होती है और वो गोदाम बनते हैं। तो उन गोदामों का भी अपना यही एक उद्देश्य रहा था कि बिचौलियों से मुक्ति दिलाते हुए और गुणवत्ता बनी रहे, और उसी तरीके से उनको अपना उचित लाभ भी मिले और उनका समय भी व्यर्थ न जाए। एक साधारण किसान होता है जो किसी भी प्रकार से कोई भी सहकारिता संस्थान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, और एक किसान जो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें ज्यादा फायदेमंद जो सहकारिता का है, जो सहकारिता से जो जुड़ा हुआ उस किसान को मिलेगा। लेकिन और क्या कुछ पैमाने हैं जो ये तय करते हैं कि उसको बहुत कुछ फायदा हो रहा है? लेकिन जैसे किसान सम्मान निधि दी जाती है, किसान सम्मान निधि जो 9,000 रुपए करी गई है राजस्थान सरकार। बिल्कुल। तो वो एक उस तरह के किसान को जिसके पास बहुत छोटी सी अपनी एक भूमि है, उस पे वो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे उनको दी जाती है। उसके अलावा पीएम किसान योजना है। सहकारी समिति का जो गठन किया जाता है उसमें मेंबरशिप, सदस्यता मुख्य बात है कि किसी भी समिति का गठन तभी होता है जब किसान मिलकर लाभार्थी या स्टेक होल्डर्स उसके सदस्य बनते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो गैर सदस्य किसान है वो किस तरह प्रेरित हों, किस तरह मोटिवेट हों कि उनको सहकारिता से जुड़ना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो ऋणी, जो किसान सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, जब वो सहकारी समिति से जुड़ जाता है इसका मतलब वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़ जाता है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से जुड़ जाता है, और भारत सरकार की एजेंसी नाबार्ड से जुड़ जाता है। बिल्कुल, मतलब वो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से जुड़ जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है, कड़ी बंधन है जी। तो ऋणी सदस्य किसान को 1.5 लाख तक फसली ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका उसको समय पर भुगतान करने पर एक फूटी कोडी ब्याज के रूप में नहीं लगती, जिसका 4% ब्याज अनुदान राजस्थान सरकार देती है, 3% ब्याज अनुदान भारत सरकार देती है। तो जब एक किसान रामलाल इस ऋण सुविधा का लाभ ले रहा है तो उसका जब पड़ोसी किसान श्यामलाल को ये बात पता चलती है तो कहता है कि रामू को तो पैसा भी मिल गया और ब्याज भी नहीं लगा, तो वो भी भागकर उस समिति का सदस्य बनता है। अब बात आती है कि आज से पहले नए सदस्य नहीं बनाए जाते थे या राजनीतिक रूप से सदस्यता पूरी तरह प्रभावित थी। मैं अगर चुनाव जीतना चाहता हूं तो मैं मेरे ही मिलने वाले, मेरे ही लोभी, मेरी ही जाति, मेरे समाज के या मेरे प्रभाव के लोगों को सदस्य बनाता था। लेकिन राजस्थान में इस क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी ने नए सदस्य बनाने के लिए, नए सदस्यता अभियान चलाने के लिए एक अभियान के रूप में कार्यक्रम शुरू किया है, और उन्होंने कहा कि 5 लाख नए ऋणी सदस्य किसान बनाए जाने की आवश्यकता है। और जो ऋण वितरण का टारगेट दिया गया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का तय किया गया है कि नए सदस्यों को दिया जाए। जो रामलाल 10 साल से ऋण लेता हुआ आ रहा है उस रामलाल को तो मिले, लेकिन रामलाल से ज्यादा प्राथमिकता श्यामलाल को भी दी जाए जो पहली बार सदस्य बना है। तो इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि जो किसान हमारी सहकारी समिति से जुड़ता है, ऋण लेता है, उसका हम जीवन बीमा करते हैं, हम उसका दुर्घटना बीमा करते हैं। तो बहुत मामूली से प्रीमियम के ऊपर जब हम उसका जीवन और दुर्घटना बीमा करते हैं, उसका लोन इंश्योर्ड हो जाता है, और उसकी प्राकृतिक आपदा पर और दुर्घटना पर अंग भंग होने पर, पूर्ण रूप से अंग भंग होने पर, आंशिक रूप से अंग भंग होने पर उसको आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। तो 2 मुख्य बात तो मैंने ऐसी बताई जिससे गांव का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। और अब तो हालात यह है विकास जी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न है, जो राज्य की और केंद्र सेवा में है, जो पेंशन का लाभ ले रहा है,
वो भी किसी न किसी रूप से समिति से जुड़ना चाहता है और आर्थिक लाभ लेना चाहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनमें अब लोगों को इस बात को त्याग करवाया जा रहा है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं लिया जाना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में सहकारी क्षेत्र में भी इस बात पर भी अभियान चलाना पड़ेगा कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है, संपन्न है, वो अपना समिति का लाभ त्याग करे और जो पीड़ित, उपेक्षित, जो नीडी है उसको मिले। तो सहकारिता से बहुत लाभ है और सहकारिता बहुत व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। कुल मिला के सहकार से समृद्धि का जो सपना है वो वाकई में हकीकत के धरातल पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मधु जी, ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करी जाए तो उसमें जो एनसीसीएफ की जो भूमिका है वो किस तरीके से भूमिका अदा की जा रही है? एक वैश्विक लेवल पर जो हम एग्रीकल्चर का मार्केट बनाने जा रहे हैं, एक समय था जब भारत जो धान है वो इंपोर्ट करता था और आज वो समय है कि भारत धान को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी जो एनसीसीएफ के थ्रू हम लोग जो राज्य स्तर पर जो फसल किसानों से लेते हैं उसको पहले हम लोग खरीद के किसानों से उनको उनका उचित मूल्य उनको देते हैं उनके अकाउंट में। उसके बाद वो फसल हमारे गोडाउन में जाती है, उसको सेल करके एक पर्याप्त उसका प्राइस होना चाहिए वो सरकार को मिलता है। और उसके थ्रू जैसे कि अभी एनसीसीएफ एक ग्लोबल लेवल पे हम अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जना मीन्स जनता, जिसमें कि जना के साथ एफपीओ, फिर से मैं वही कहूँगी, एफपीओ, पैक्स एंड समितियाँ, वो सब जुड़ के हम जना को बना रहे हैं। और जना के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे, जो ग्रॉसरी होगी, जो अदर प्रोडक्ट्स होंगे, खाने से रिलेटेड जो होंगे, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ इसमें योगदान दे रही हैं। और ये आने वाले 2-3 हफ्ते में हम राजस्थान में कम से कम 25 हम लोगों का टारगेट है जना के रिटेल सेंटर ओपन कर दें। हालांकि पूरे हमारी जो 29 ब्रांचेज हैं वहाँ पे सब समितियों के साथ कार्य कर रही हैं इसके ऊपर, ताकि रिटेल सेंटर में वो जुड़ें और उनको घर बैठे उनको इस चीज़ का हम उनसे वो प्रोडक्ट्स लेंगे और रिटेल सेंटर तक वो जाएगा और आम जनता तक उनका प्रोडक्ट उनके हाथ में आएगा। जी, मतलब सिंगल टास्किंग से मल्टीटास्किंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जी, सहकारिता से समृद्धि में जो आपने ग्लोबल और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस की बात करी, बिल्कुल, तो सहकारिता से समृद्धि में 3 राष्ट्रीय एजेंसियों का गठन किया गया है, जिसमें एक एजेंसी है निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। उसके अंदर किसान अपनी फसल को, अच्छी क्वालिटी की फसल को, अपने उत्पादन को किस तरह विदेश में निर्यात कर सकता है और निर्यात करने के लिए उसे वो फोरम उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन कमेटी का सहकारिता से समृद्धि में माननीय अमित शाह जी ने गठन किया है। उसी तरह ऑर्गेनिक खेती के लिए भी एक राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया है, जो पेस्टिसाइड और अंग्रेजी खाद मुक्त जो उत्पादन किसान अपना करेगा और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसके होंगे उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराने के लिए भी राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया है। इसी तरह हाई क्वालिटी के उन्नत बीज प्रसंस्करण के लिए, उन्नत बीज उन्नयन के लिए भी एक राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया है सहकारिता से समृद्धि में। तो सहकारिता से समृद्धि में न केवल ग्रामीण स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का विचार किया जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्लोबल लेवल पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिता को कैसे पहुंचाया जाए। मेरा राजस्थान का बाड़मेर में बैठा हुआ किसान आज अपने अनार का एक्सपोर्ट कर रहा है, आज गंगानगर में बैठा हुआ किसान अपने कीनू का एक्सपोर्ट कर रहा है, आज झालावाड़ का किसान संतरा का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सहकारिता का ग्लोबल मार्केट है, सहकारिता से समृद्धि की। और सहकारिता के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट किसान के खेत में स्थापित करने के लिए भी योजना और उसे कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी के द्वारा योजना सरकार ने लॉन्च की है कि वो जो प्रोडक्ट कर रहा है, जिस क्षेत्र में अलग अलग जिले वाइज प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनका वही प्रोसेक्शन यूनिट डाली जाए,
किसान अपनी यूनिट डाले और किसान उस उत्पादन को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करे, तो सहकारिता से बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आ रहा है, जिसमें ग्लोबल और इकोनॉमिक सिनेरियो पूरा शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोकल टू वोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, जो इसकी जो सार्थकता है उसको सिद्ध किया जा रहा है। नंदिता जी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन कहा जाता है एमएसएमई उद्योग, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, उसमें जो विकसित हो रहे हैं वो धीरे धीरे लगातार विकसित के जो रास्ता है उसको अपना रहे हैं, तो उसमें सहकारिता का क्या कुछ योगदान है? राजस्थान के लेवल पे अभी उतने लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। पहले स्पिन फेड करके भी एक संस्था हुआ करती थी, बहुत अच्छे से वो कताई मिलें और इस तरह से सहकारी शुगर मिल्स थी उसके अंतर्गत, तो वो चीज़ें अभी राजस्थान में थोड़ा सा उसका पीछे है। लेकिन हथकरघा, बुनकर विभाग, उस तरह के भी कुछ संघ हैं स्टेट लेवल पे, तो वो अपना काम कर रहे हैं, बिचौलियों से मुक्ति पाते हुए अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं और सहकारिता को एक कई हस्तकलाएं देखते राजस्थान में जो मतलब किसी जमाने में प्रसिद्ध हुआ करती थी, वो अतीत में कहीं खो गई थी। संस्कृति को भी पुनर्जीवित करने में सहकारिता का अपना एक अहम योगदान होता जा रहा है। विकास जी, एमएसएमई एक अलग भारत सरकार की स्कीम है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, और एमएसएमई के लिए अलग तरह की कई तरह की सब्सिडीज, नए प्लांट डालने के लिए, यूनिट डालने के लिए बहुत सारी योजनाएं काम कर रही है। लेकिन सहकारिता के माध्यम से कुटीर उद्योग को, जी जैसा मैंने कहा ना कि किसान अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने उस जिले में डाले, उसी तरह जहां जहां की लोक कलाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, हमारे पश्चिमी राजस्थान की अलग है, हाड़ौती की अलग है, मेवाड़ की अलग है, मारवाड़ की अलग है, तो वहां भी सहकारिता के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या हैंडीक्राफ्ट यूनिट के माध्यम से उन लोगों को इस बात के लिए प्रमोट किया जा रहा है। जो कल स्टॉल्स लगी थी उसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं अपनी हैंडीक्राफ्ट यूनिट, अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट अमित शाह जी को दिखा रही थी। तो सहकारिता के माध्यम से उनको इस बात को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, और मैं तो कहता हूं सहकारिता में टूरिज्म में भी सहकारिता का बहुत बड़ा स्कोप है जी। हम कोऑपरेटिव टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं, जो हमारा भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जिले में, अलग अलग संभाग के अंदर टूरिज्म है, उसमें कोऑपरेटिव टूरिज्म पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। तो सहकारिता के माध्यम से कुटीर उद्योग, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक जीवन शैली, लोक स्थानीय व्यापार, अब जैसे घानी का तेल है वापस चर्चा में आया जो लुप्त हो गया था, अब हर आदमी इस बात से जागरूक हो रहा है कि घानी का तेल खाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहे हैं और मन की बात में उन्होंने कहा है कि अगर अपने खाने में अगर आप तेल की क्वालिटी कम कर देते हैं, तेल की शुद्धता बढ़ा देते हैं, तो आप विकसित भारत के निर्माण में एक नागरिक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो तेल की घानियां लगना सहकारिता के माध्यम से, ये भी एक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली बात है। मोटे अनाज को बात करने वाली बात है, मोटे अनाज के दुनिया भर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो भी कुटीर उद्योग के रूप में। तो सहकारिता यत्र तत्र सर्वत्र, जहां न पूछे कवि वहां पूछे रवि वाली हिसाब से, जहां न पूछे पूंजीवाद वहां पहुंचे सहकारीवाद। इसी में एक चीज और मैं ऐड करना चाह रही थी कि एक कुछ प्रशिक्षण संस्थान में मैंने काफी समय दिया था। उस दौरान मुझे महिला स्वयं सहायता समूह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बीकानेर और जैसलमेर वाले इलाके में गई थी, तो वहाँ की महिलाओं को जब प्रशिक्षण के लिए पूछा गया कि आपके क्या क्षेत्र है, किस में आप चाहते हैं कि आपको किस तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो मुझे वहाँ देख के ये लगा कि वो लोग पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे एपिक वर्क, काथा वर्क वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छा करती है, ऊँटनी के दूध से प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं और वो लोग महिलाएं उसमें काफी अपना योगदान देती है। तो ये थोड़ा सा अभी उसमें पीछे है, लेकिन सारा क्षेत्र पीछे नहीं है। राजस्थान के कुछ इलाके इसमें अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे अगर इनको हम प्रमोट करते हैं तो और अच्छा उदयपुर की बनी ठनी को वापस सहकारिता ने पुनर्जीवित किया। मधु जी, आप ये सब गोल है वो काफी मात्रा में होता है और झालोर में होता है, और लेकिन राजस्थान में उसकी उतनी उपलब्धि और उसकी इतनी प्रचार नहीं है, जिसका फ़ायदा गुजरात उसको काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। इसमें जना जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जो हमारा ब्रांड लॉन्च हो रहा है, उसमें हमारे साथ काफ़ी झालोर से काफ़ी समितियां जुड़ रहे हैं। इसको ईसबगोल को हमारे साथ इसमें रिटेल में लाने के लिए, ताकि ये आम जनता तक जाए। जैसा सौंफ है, सौंफ राजस्थान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। हाँ जी, और आपका मिर्ची है,
मिर्ची काफ़ी हाँ जी, जोधपुर में मिर्ची काफ़ी फेमस है, जो सौंफ और मिर्ची, उससे रिलेटेड काफ़ी महिलाओं का समूह हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। और ये जो अभी प्रदर्शनी हुई थी, इसमें हम लोगों ने काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उन संस्थाओं से रिलेटेड, हम लोगों ने समितियों से रिलेटेड उसमें रखे थे, जिसमें काफ़ी दर्शक आके उनका हम लोगों से वो लोग पूछ रहे थे कि कब हम लोगों को उपलब्ध हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो आज की उसमें राजस्थान में जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता तक नहीं जा पाती हैं, तो उसका हम लोगों का NCCF का जो ब्रांड जना आ रहा है, हमारा पर्पस यही है, ऑर्गेनिक और जो आम दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हम जनता तक लेके जाएं। जी बिल्कुल, जनता तक। मधु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे राजस्थान के हर जिले में कोई न कोई फसल उत्पादन विशेष रूप से उत्तम क्वालिटी का होता है, लेकिन आज तक जब हमारा किसान जागरूक नहीं था तो पड़ोसी राज्यों के व्यापारी, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, आकर हमारे किसानों के उत्पादन को खरीद कर ले जाते थे और अपनी व्यावसायिक गतिविधि से उसका लाभ ले रहे थे। लेकिन जब सहकारिता ने इस बात को किसान के खेत और खलिहान तक पहुंचाया है, तो हमारा राजस्थान का किसान खुद जागरूक हुआ है और वो अब उन बिचौलियों को नहीं बेचकर खुद अपना व्यावसायिक दिमाग लगाकर अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। और एक बहुत बड़ी व्यावसायिक गतिविधि सहकारिता के फोरम से राजस्थान में होती है, सहकार मसाला मेला। जब सहकार मसाला मेले का आज इतना व्यापक प्रचार प्रसार और रुझान है कि जयपुर का नागरिक इंतजार करता है, जयपुर का नागरिक हमसे पूछता है मसाला मेला अब कब लगेगा। और जब मसाला मेला लगता है तो हमारे राजस्थान के हर उत्पादक को, हर किसान को, महिला स्वयं सहायता समूह को, FPO को, कुटीर उद्योग को, सबको वो मंच उपलब्ध होता है और राष्ट्रीय स्तर से उसमें हर राज्य से स्टॉल आती हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के किसानों को सहकारिता के माध्यम से अपने सारे कृषि उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाने का, घर की रसोई तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिलता है। तो सहकार मसाला मेला सहकारिता से समृद्धि का राजस्थान में एक बहुत बड़ा परिचय है। बिल्कुल नंदिता जी, अंतिम प्रश्न, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, ऐसे में क्या लगता है आपको सहकारिता किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पाएगी? सहकारिता बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पाएगी। पिछले 4 वर्षों में अगर हम देखें, सहकार से समृद्धि जब शुरू हुआ था और अभी तक का हमारा बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष अभी हम मना रहे हैं 2025, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है इस वर्ष को। तो ये हमारे लिए बहुत एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा एक मंच है हमारे लिए। और ये मैं बिल्कुल इसी चीज की उम्मीद करती हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2047 तक भारत सशक्त होते हुए बिल्कुल एक विकसित भारत की श्रेणी में सहकारिता के माध्यम से पहुंचेगा। जी जी मधु जी, अंतिम कमेंट आपका। जी, सहकारिता सशक्त होगा, जैसा कि हम नेशनल एजेंसीज हैं और राज्य स्तर से जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम एक सेतु का काम करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिक खान पान और कृषि से रिलेटेड जो हर किसान पोर्टल तक आकर अपनी MSP पर अपनी खेती का प्राइस ले पाएगा, जिससे कि आगे सहकार से समृद्धि का जो एक भविष्य है जो सक्सेसफुल हो पाएगा। बिल्कुल सुरेश भान जी, जल्दी से 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। सहकारिता की मूल आत्मा उसका लोकतांत्रिक स्वरूप है। सहकारिता को जन आंदोलन के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। सहकारिता सरकारी आंदोलन के भरोसे पूर्ण रूप अपना वो यौवन, वो समृद्धि और वो खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता। तो सहकारिता से 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यकता है कि सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं। सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। जब सहकार जन तैयार होंगे, सहकार नेता तैयार होंगे, सहकारिता का व्यापक प्रचार और प्रशिक्षण होगा, सहकारिता में कौशल विकास होगा, सहकारिता के प्रवक्ता तैयार होंगे, तो विकसित भारत के निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका निभा पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता अब एक जन आंदोलन बन चुका है, आम लोगों की जबान पर आ चुका है, आम घर की रसोई तक पहुंच चुका है, आप लोगों के आर्थिक जीवन स्तर को बदलने का सशक्त माध्यम बन चुका है। तो विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता बहुत बड़ा अपनी भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक सबके लिए और सब एक के लिए, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर लगातार सहकारिता अपने विकास के पथ पर लगातार भारत को सशक्त बनाने के लिए और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सहकारिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जब 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे।
आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।